हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील वर्मा, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी CLC सीकर। आपका जो आज मिड टर्म सेकेंड जो MDTS हुआ है उसका फिजिक्स का जो पेपर है ना, अपने उसको सॉल्व करेंगे। उसमें जो भी चीज़ें हैं तो आप अच्छे से एक बार देखिएगा, वन बाय वन करके, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बेसिक। आपको ये गिवन है कि एक चेन जो है ना स्मूथ से रफ पे खींची जा रही है, एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो है स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है ना, स्पीड कांस्टेंट है तो अपने को पता है कि जैसे जैसे ये रफ पे आएगी वैसे वैसे फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा मींस पीछे एक फोर्स जनरेट होता जाएगा, तो हमें इस पी को उसी रेशो में इंक्रीज करना पड़ेगा जिस रेशो में फ्रिक्शन इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज चेन जैसे जैसे रफ पर आती जाएगी वैसे वैसे फ्रिक्शन है वो इंक्रीज होगा। सो यहां इस क्वेश्चन में आंसर क्या होना चाहिए कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ पी है वो शुड इंक्रीज विद लाइन। ठीक है ना, जैसे जैसे आप खींचते जाओगे पी को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट कि फ्रिक्शन बैलेंस हो सके और स्पीड कांस्टेंट रह सके। ओके, नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे कोई भी चीज इंक्लाइन पर अगर स्लाइड करे या नहीं करे तो उसके लिए सिचुएशन क्या है, इफ म्यू इज ग्रेटर देन टू tan थीटा, तो अपने को पता है ब्लॉक का मास कुछ भी हो, ब्लॉक का मास कुछ भी हो, अगर म्यू इज मोर देन टू tan थीटा है, जिसको आप एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, इसका मतलब यह है कि ये दोनों ही ब्लॉक नहीं चलेंगे। तो अगर दोनों ही ब्लॉक नहीं चले तो भी इस स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं आएगी। और अगर सिचुएशन ऐसी है म्यू इज लेस देन टू tan थीटा, उस केस में दोनों ही ब्लॉक चलेंगे, और दोनों ब्लॉक चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम। याद करिए एक्सेलरेशन क्या होगा, g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इट मींस इनके मास कुछ भी हो, अगर दोनों के फ्रिक्शन कॉफिशिएंट सेम है तो दोनों के एक्सेलरेशन सेम आएंगे। एक्सेलरेशन सेम आएंगे, वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम तरीके से इंक्रीज होगी, तो ना ये इसको पुल करेगा ना इसको पुश करेगा, तो स्ट्रिंग में उस केस में भी टेंशन क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी। इंपॉर्टेंट चीज, अगर नहीं चलेंगे तो भी जीरो रहेगी और चलेंगे तो भी जीरो रहेगी, बिकॉज यहां दोनों के लिए फ्रिक्शन कॉफिशिएंट सेम है, और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट डिसाइड करता है कि सिस्टम एक्सेलरेट होगा या नहीं होगा, वो मास डिपेंडेंट नहीं होता है। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो आपको है तो हो सकता है काफी बच्चों ने जल्दबाजी में फर्स्ट आंसर दे दिया होगा इसका, बट थोड़ा सा आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को एनालाइज करना था। इसमें क्या पूछा गया आपसे, व्हाट शुड बी द मिनिमम फोर्स, व्हाट शुड बी द मिनिमम फोर्स। ये नहीं बोला गया व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स। आपको हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाने के लिए कोई बाउंड नहीं कर रहा, मिनिमम होना चाहिए। तो अपने एक काम करते हैं, यहां हम जो फोर्स लगाए M रफ ग्राउंड, हम एक एंगल पर फोर्स अप्लाई करते हैं, दिस इज द पुलिंग फोर्स F। तो अपने को पता है ऐसा करने से F का एक कंपोनेंट कौन सा, F cos थीटा, F cos थीटा इसको पुल करने के लिए काम करेगा, और यहां एक कंपोनेंट आ गया कौन सा, इस डायरेक्शन में, और वो कौन सा होगा, F sin थीटा। F sin थीटा आपके नॉर्मल रिएक्शन को कम कर देगा, देखो mg का अगेंस्ट है, नॉर्मल रिएक्शन को कम कर देगा। तो हमें ऐसा लगेगा कि यार डायरेक्ट फोर्स लगाते तो ज्यादा इजी अप्रोच थी, बिल्कुल देख भी सकते हैं F का एक कंपोनेंट ही काम कर रहा है, पूरा F काम करता, बट एक बेनिफिट भी हुआ। बेनिफिट ये हुआ कि F के एक कंपोनेंट ने नॉर्मल को ही डिक्रीज कर दिया। अब नॉर्मल को डिक्रीज कर दिया इट मींस फ्रिक्शन को डिक्रीज कर दिया। तो चेक करते हैं इस कंडीशन में क्या होगा। तो इस सिचुएशन में जो F cos थीटा है वो इसको पुल करेगा, F cos थीटा इसको पुल करेगा। एटलीस्ट F cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, पीछे लगने वाले फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से। फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी बेटा, म्यू इंटू एन, बट नाउ एन mg नहीं है बेटा, mg माइनस F sin थीटा। देखो आप mg माइनस F sin थीटा। अब मैं फोर्स के लिए अगर चेक करूं तो देखिएगा ये F cos थीटा, म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो इधर से शिफ्ट कर दें तो प्लस में म्यू F sin थीटा इज इक्वल्स टू म्यू mg। सो F जो है वो आ गया अपने पास में
म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब यहां से मुझे एक बात कंफर्म हो गई कि मुझे फोर्स जो चाहिए ना वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा थीटा पे। मैं फोर्स कम लगाऊंगा ज्यादा लगाऊंगा वो थीटा का फंक्शन है, थीटा पर डिपेंड करेगा। एंड वी नीड एफ मिनिमम, सो सिंपली आप डी एफ बाय डी थीटा को 0 करवा दीजिए फॉर मिनिमम। आप चेक करेंगे तो यहां इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास में जो रिजल्ट आएगा इसका सिंपल, दैट विल बी म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा। आप चेक करेंगे यहां से, तो इसकी वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास में ये कंडीशन आएगी। जब मैं कॉस की वैल्यू पुट कर दूं, जब मुझे टेन थीटा पता है कि दैट इज म्यू 1, सो दिस इज म्यू स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। यहां से जब मैं साइन और कॉस की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास जो ऑप्शन आएगा वो ये आता है, क्या, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए म्यू एम जी से भी वैल्यू कम है बिकॉज ये जो वैल्यू है वो मोर देन 1 है। मोर देन 1 है तो ऑब्वियसली ये आंसर जो आएगा वो लेस देन 1 आएगा। मींस यहां फोर्स आप म्यू एम जी से भी कम कर सकते हो इसको चलाने के लिए। ये कंडीशन याद रखिएगा बिकॉज आपको यहां बाउंड नहीं किया गया है कि फोर्स शुड बी हॉरिजॉन्टल। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है जिसमें आपको ये बोला गया है कि ये कोई एक इंक्लाइन है, इसको आप 0 से इंक्लाइन को एंगल इसका इंक्रीज करते जाओ तो इस स्प्रिंग के इलोंगेशन में क्या इंपैक्ट आएगा, और रफ सरफेस है। तो आपको पहले तो ये पता है कि म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा तक तो ये ब्लॉक चलेगा नहीं है ना, जिसको आप एंगल ऑफ रिपोज कहते हो। जब तक फ्रिक्शन लिमिटिंग नहीं लग जाए तब तक तो ब्लॉक चलेगा नहीं। उसके बाद इलोंगेशन आएगा, तो इसके बाद इलोंगेशन क्या आएगा वो चेक करते हैं। नीचे की तरफ फोर्स लगेगा कौन सा, पुल करने वाला mg sin थीटा। रोकने वाला फोर्स यहां पर फ्रिक्शन कौन सा होगा, म्यू mg cos थीटा। साथ साथ में स्प्रिंग का फोर्स kx। तो अगर मैं इनकी बैलेंसिंग को चेक करूं तो देखिए kx प्लस फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा ये बैलेंस होगा किससे, mg sin थीटा से। जैसे जैसे स्प्रिंग एलोंगेट होता जाएगा होल्ड करने के लिए, तो यहां से अगर मैं x सॉल्व करूं तो ये जो x आएगा वो कुछ ये वैल्यू आ जाएगी, क्या, mg, इधर शिफ्ट करें तो sin थीटा माइनस यहां से शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय k। ये मेरे पास में वैल्यू आएगा फंक्शन। बट मुझे पता है ये वैल्यू मेरी कब काम करेगी, जब एटलीस्ट आपका एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो चुका है, क्योंकि जब तक फ्रिक्शन लिमिटिंग नहीं लगेगा तब तक तो वो वैसे ही ब्लॉक को नहीं चलने देगा, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद इलोंगेशन जो है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहां इन ग्राफ में सबसे सुटेबल, यहां थोड़ा सा आप देखोगे यहां हल्का सा ये प्रॉब्लम है कि इसमें यहां ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज हमें पता है ये कोई थीटा नॉट से स्टार्ट होगा। या थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, थीटा नॉट से स्टार्ट होगा इनिशियली। जब तक उस इंक्लाइन को एंगल दोगे तो ब्लॉक स्लाइड जब तक नहीं करना शुरू करे तब तक स्प्रिंग में इलोंगेशन नहीं आएगा। और स्लाइड कब स्टार्ट कर देता है, जब एंगल ऑफ रिपोज से तुम ज्यादा चले जाते हो, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले तो मतलब इनिशियली कुछ एंगल तक इलोंगेशन नहीं आएगा, उसके बाद फिर अपने को पता है इसका जो फंक्शन है साइन माइनस म्यू कॉस का, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वेरिएशन अगर मैं चेक करूं टेन थीटा के बेसिस पर, देन दिस इज द बेस्ट आंसर। यहां थोड़ी सी बस टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि ये ग्राफ एग्जैक्टली 0 से स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा थीटा नॉट तक इलोंगेशन नहीं आएगा, देन इसका ग्राफ जो है वो ये बन जाएगा। नेक्स्ट एक बेसिक क्वेश्चन है ये, दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें, तो साथ में मूव करें तो अपने काम करते हैं, चेक करते हैं कि इस पे साथ में मूव करें। मान लीजिए एक्सेलरेशन a है, तो मैं अगर इस b को a के रेस्पेक्ट में स्टडी करूं, तो पीछे की तरफ एक शूडो लगेगा, कितना, ma, 3 into a। इसको फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू अगर होल्ड कर ले, और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू मुझे पता है कितनी आएगी, यहां पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है, तो mg 30 और म्यू की वैल्यू 0.4, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पर है दैट कैन बी 12 न्यूटन।
ये लिमिटिंग फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, सॉरी। इससे ज्यादा अगर शूडो हुआ, अगर शूडो इससे ज्यादा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर वाला ब्लॉक है वो पीछे लुढ़क जाएगा, ठीक है। कंडीशन क्या है कि आपको ये बताना है कि एफ की किस मैक्सिमम वैल्यू के लिए, एफ की किस मैक्सिमम वैल्यू के लिए दोनों साथ चले। तो जैसे जैसे आप एफ इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ए इंक्रीज होगा, ए इंक्रीज होगा तो बेटा शूडो इंक्रीज होगा। तो आपको करना क्या है, इतना शूडो लगाना है कि फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यूज को बैलेंस कर ले, क्योंकि इस कंडीशन से अगर तुमने ज्यादा एक्सेलरेशन दे दिया तो ये वाला फोर्स इंक्रीज नहीं हो सकता, तो पता क्या होगा, ये पीछे गिर जाएगा। इट मींस मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, 3a सॉरी इक्वल्स टू 12, देन a मैक्स, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आप इसे दे सकते हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन दिया तो शूडो इतना ज्यादा हो जाएगा कि फ्रिक्शन उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। एक्सेलरेशन पता चल गया तो नेट फोर्स, तो दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है F इज इक्वल टू ma, m पूरा एक सिस्टम हो जाएगा, कितना 9 और a, तो 36 न्यूटन से ज्यादा फोर्स आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई थर्ड विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि ये पूरा सिस्टम बैलेंस्ड है और फिर आपने स्ट्रिंग कट कर दी, तो कट करने के जस्ट बाद जो है इनके एक्सेलरेशंस क्या होंगे ये पूछा गया आपसे। तो पहले मैं इसकी बैलेंसिंग को यहां शो करता हूं। तो अगर मैं चेक करूं तो यहां पर इस टाइम स्प्रिंग ने जो फोर्स लगा रखा होगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, स्प्रिंग ने ए और बी दोनों को बैलेंस कर रखा है, तो स्प्रिंग का जो फोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए 3 mg, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स को स्प्रिंग ने बैलेंस कर रखा है। जैसे ही स्ट्रिंग कट करोगे, कट करते ही अगर मैं ए का एफबीडी बनाऊं तो ए पर ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि स्प्रिंग तो जब तक अपनी नेचुरल लेंथ में नहीं आएगा बेटा तब तक वो फोर्स लगाता रहेगा। स्ट्रिंग कट करते ही स्प्रिंग का फोर्स बदलेगा नहीं, है ना। स्ट्रिंग कट करते ही स्ट्रिंग की टेंशन खत्म हो जाएगी, बट स्प्रिंग जो है वो तो जब वापस अपनी लेंथ में जाएगा तभी फोर्स चेंज होगा। तो यहां ऊपर की तरफ है 3 mg, नीचे इस पर कितना वेट लगेगा 2 mg। सो नेट फोर्स ऊपर की तरफ g, नेट फोर्स है वो ऊपर की तरफ कितना हो गया mg, और मास कितना है इसका 2m, देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी g/2 एंड दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। और इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं b का, तो b पर ऊपर जो स्ट्रिंग थी वो कट हो गई, टेंशन खत्म, ओनली mg लगेगा, mg/m करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन फ्री फॉल की टाइप से डाउनवर्ड g आ जाएगा। तो a और b के रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछे जाए देन आंसर विल बी सेकंड, एक g/2 से ऊपर जाएगा और b जो है वो फ्री फॉल, एक तरीके से फ्री फॉल करेगा। अगला एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जब हम किसी ग्राउंड पर चलते हैं, वॉक करते हैं, तो हमें चलाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एग्जैक्टली आपने नोटिस किया होगा जब हम चलते हैं तो हम ग्राउंड को पुश करते हैं पीछे, कभी आप नोटिस करिएगा हम ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं। हमने ग्राउंड पर पीछे की तरफ फोर्स लगाया, बट ग्राउंड ने हम पर जो फॉरवर्ड फ्रिक्शन लगाया, दैट इज द रीजन फॉर आवर एक्सेलरेशन। मींस हमें चलने में जो फोर्स हेल्प करता है वो कौन सा है, ग्राउंड ने हम पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है। तो अपने ऑप्शंस देखते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस कीप्स हिम मूविंग, द फोर्स विच मैन एक्सर्ट ऑन द फ्लोर कीप्स हिम मूविंग। तो आदमी जो लगाता है बेटा वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो ग्राउंड हम पर लगाता है वो फोर्स हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो आंसर विल बी फर्स्ट, जैसा हमने डिस्कस किया। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि अगर किसी आदमी को चलने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, जो ग्राउंड ने हम पर लगाया। हमने ग्राउंड पर लगाया वो तो हमने ग्राउंड पर लगाया, हम पर जो फोर्स लगेगा ऑब्वियस सी बात है हमें तो एक्सेलरेट या हमें तो मूव वही करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक कंडीशन गिवन है, ब्लॉक ऑफ मास m एट रेस्ट, ये m रेस्ट में है, ये एक स्मॉल m मास का कोई बॉय ये क्या करता है, किसी स्ट्रिंग के हेल्प से ऊपर क्लाइंब करता है, ठीक है। तो ये ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक अपने ग्राउंड से के कॉन्टैक्ट को लूज कर दे, ग्राउंड से उठना शुरू हो जाए, तो इस लड़के का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो हमें एक बात पता है, मैं अगर एफबीडी बनाऊं तो मुझे पता है कि इसका जो डाउनवर्ड mg है वेट, एटलीस्ट उसके इक्वल तो t हो, मतलब जो t है टेंशन इन द स्ट्रिंग वो एटलीस्ट mg या mg से ज्यादा हो, तभी तो ये उठना स्टार्ट करेगा। तो मुझे एक बात पता चल गई कि यहां इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है
दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू mg। अब इस लड़के का एफबीडी बनाया जाए तो इस लड़के ने इस स्ट्रिंग को T फोर्स से पुल किया होगा, तो इस लड़के पे वो T ऊपर की तरफ लगेगा, इसका खुद का वेट स्मॉल mg नीचे लगेगा, और ये A एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो गई, ऊपर पुल करने वाला फोर्स T माइनस उस लड़के का वेट mg इज इक्वल्स टू ma। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे, तो यहां पर दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा, या टी की वैल्यू में इसमें पुट कर देता हूं, देखिए डायरेक्ट, सो दैट कि हम वैल्यू डायरेक्ट निकल जाए। तो कैपिटल M माइनस स्मॉल mg इज इक्वल्स टू स्मॉल ma। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्मॉल m को डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, कैपिटल M बाई स्मॉल m माइनस स्मॉल m बाई स्मॉल m 1 इंटू जी। तो हमारे पास ऐसा कोई आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लड़का जो है ऊपर क्लाइंब करेगा तो वो जिस फोर्स से स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा, स्ट्रिंग उस पर उतना ही फोर्स ऊपर लगाएगी। तो मैंने यहां एफबीडी किसका बनाया बेटा, उस लड़के का। उस लड़के ने टी नीचे फोर्स लगाया होगा तो स्ट्रिंग ने उस पर अपवर्ड फोर्स लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इज पुल्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय ए रोप ऑफ मास स्मॉल m। मींस हमारे पास एक कैपिटल M मास का ब्लॉक है और एक रस्सी की हेल्प से जो है वो इसको पुल किया जा रहा है। ये स्ट्रिंग है और इसको पुल किया गया है। द फोर्स अप्लाइड एट द वन एंड ऑफ द रोप, द फोर्स विच रोप विल पुल टू द ब्लॉक। तो P जो है ये फोर्स है जो यहां इस एंड पर अप्लाई किया गया है। एक एंड पर, स्ट्रिंग के एक एंड पर P अप्लाई किया गया, रस्सी के एक एंड पर P अप्लाई किया और रस्सी का दूसरा एंड ब्लॉक से कनेक्टेड है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये रस्सी जो है ना वो यहां कितना फोर्स लगा रही होगी, मतलब ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो अपने एक काम करते हैं, इस सिस्टम को सिंपल ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं यहां से इसको दो पार्ट में डिवाइड करके, ये देखिए, ये कैपिटल M, बीच में एक मासलेस स्ट्रिंग लगा दूं और इस रस्सी को एक ब्लॉक बना देते हैं जिसका मास है स्मॉल m। इस पर फोर्स क्या है, P। तो आपसे सिंपली ये पूछा गया है कि अगर मैं इस सिस्टम को कन्वर्ट करूं तो व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। मैंने क्या किया, दोनों को ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, बीच में एक मासलेस स्ट्रिंग लगा दी, मास से कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। उस स्ट्रिंग में जो भी टेंशन आएगी, इसका मतलब ये रस्सी इस ब्लॉक पर उतना ही पुलिंग फोर्स लगा रही है। तो आप ये T निकालोगे, वही आंसर क्या होगा, उस स्ट्रिंग का ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स। तो एक्सेलरेशन तो बेटा डायरेक्ट ही आ गया, नेट फोर्स P है और नेट मास जिसको मूव करवाया जा रहा है दैट इज m प्लस m, दैट इज द एक्सेलरेशन। ओके, अब मुझे T निकालना है तो मैं इसी की इक्वेशन बना लेता हूं। इसकी इक्वेशन बनाए तो देखना, T इज इक्वल्स टू ma, इट्स m एंड एक्सेलरेशन आपके पास पहले से ही है, क्या, P डिवाइडेड बाय m प्लस m। तो अब यहां से अगर हम चेक करें तो जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है दैट इज थर्ड वन। ठीक है, P इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू ए ब्लॉक A पर आपने फोर्स लगाया, देन विच ऑफ द करेक्ट फॉर पुली P। इस पुली के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या है देखिए, रोटेट करेगी क्लॉकवाइज एंड ट्रांसलेट होगी, रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज और ट्रांसलेट होगी, ओनली ट्रांसलेटरी मोशन होगी, ओनली रोटेट करेगी, है ना। तो सबसे पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, फॉर द स्मूथ पुली सिस्टम, पुली जो होती है ना, वो क्या है, कभी भी रोटेट नहीं करती है बेटा। उसके ऊपर से स्ट्रिंग जो होती है वो स्लाइड करती है, स्ट्रिंग जो है वो स्लाइड करती है, मासलेस स्ट्रिंग होती है वो स्लाइड करती है। ठीक है, पुली रोटेट नहीं करती। रोटेशन वाला केस है वो आपने पढ़ा होगा, रोटेशनल पुली, उस केस में टेंशन दोनों जगह बेटा क्या होती है, डिफरेंट होती है। T1 T2 जो है वो सेपरेट टेंशन होती है, टॉर्क लगता है, तब वो डिस्क जैसा या रिंग जैसा बिहेव करती है। ठीक है, बट इस कंडीशन में मैं सबसे पहले अगर चेक करूं तो मुझे पता है P को अगर फॉरवर्ड ले जाया गया तो यहां ये जो पुली P है, सॉरी इस ब्लॉक A को अगर फॉरवर्ड ले जाया गया तो ये जो पुली P है वो मूवेबल पुली है। एंड क्लियर, ये वाला ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा तो ये जो पुली है दैट विल बी शो ट्रांसलेटरी मोशन, वो सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन करेगी, इस तरफ स्लाइड करेगी, है ना, रोटेट नहीं होगी।
इसलिए आंसर क्या है, ओनली ट्रांसलेट, है ना। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, रफ पुली होती है तब हम कहते हैं दोनों स्ट्रिंग में टेंशन डिफरेंट, रोटेशन आता है, ठीक है। यहां सिंपली क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन शो करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, रफ इंक्लाइंड, ओके, और ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा है। तो कुछ ऑप्शंस हमें दिए गए, हमें उनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है वो पिक करना है। वन बाय वन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन इज पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। नहीं, इस डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट फोर्स कभी भी नहीं होता। हमें पता है कॉन्टैक्ट फोर्स जो लगेगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स इज mg प्लस a। नो, देखिए यहां कौन कौन से कॉन्टैक्ट फोर्स लगेंगे, नॉर्मल जो आएगा वो भी कॉन्टैक्ट होगा, फ्रिक्शन आएगा वो भी लगेगा। तो इफेक्टिव फोर्स है ना वो n स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर अंडर रूट ये होगा। तो यहां जो इफेक्टिव आएगा वो mg प्लस a नहीं होगा। mg प्लस a इफेक्टिव वेट जरूर होगा इसका, बट जो नेट जो फोर्स लगेगा कॉन्टैक्ट फोर्स वो इस तरह से। द कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, बिल्कुल सही है। कभी भी इंक्लाइन प्लेन, कोई भी इंक्लाइन हो तो कॉन्टैक्ट फोर्स रिमेन्स ऑलवेज विल बी, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज नॉर्मल कॉन्टैक्ट, नॉर्मल रिएक्शन, ओके। तो 90 डिग्री पर आएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी नो, सो आंसर इज थर्ड इज करेक्ट, कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, पैरेलल नहीं हो सकता। ओनली mg cos थीटा नहीं होगा बिकॉज फ्रिक्शन भी है, जब एक्सेलरेट होगा तो फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों मिलकर इसको बैलेंस करेंगे, दैट्स व्हाई आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट, ऑल पुलीज आर स्मूथ, तो इसका एक्सेलरेशन पूछा गया, तो अपने यहीं इसका एफबीडी बनाएं। तो देखिए इस स्ट्रिंग में फॉर एग्जांपल टेंशन T है, तो यहां भी T लगेगा। तो मैं अगर B का एफबीडी बनाऊं तो B का एफबीडी देखिए क्या होगा, B पर डाउनवर्ड लगेगा mg, ऊपर की तरफ क्या लगेगा T। A का एफबीडी बनाएं तो A पर A, ये पुली जो है वो A से कनेक्टेड है, तो हॉरिजॉन्टल में ये जो फोर्स है वो A पर लग रहा है। तो अगर A का एफबीडी बनाया जाए तो A पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में T है, हॉरिजॉन्टल में, ओके। और इसका एक्सेलरेशन तो क्लियर है, अगर ये A एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आएगा तो ये A एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड चलेगा, तो इसका एक्सेलरेशन फॉरवर्ड A, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड A। इक्वेशन बना दें, इसके लिए इक्वेशन क्या हो गई, mg माइनस T इज इक्वल टू इट्स ma। इसके लिए इक्वेशन बनाए, देयर इज सिंगल फोर्स T इज इक्वल टू 2ma, ऐड कर दीजिए, T से T कैंसिल आउट, mg इज इक्वल टू 3ma, तो A निकालोगे तो कितना आएगा, g/3। सो g/3 इज द आंसर, कि B जो है वो किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, g/3 से। नेक्स्ट कंडीशन आपको गिवन है, द ब्लॉक इज लाइंग ऑन द वेज हैविंग द इंक्लिनेशन tan alpha is equals to 1/5। तो मैं सिंपली वैल्यूज के लिए यहां ये जो अल्फा है, इस अल्फा के लिए tan alpha की वैल्यू जो है दैट इज 1/5। इट मींस परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज 5, देन इट विल बी √26। क्योंकि हमें tan alpha दे रखा है तो हमें साइन या कॉस की वैल्यू की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो हम वहां से वो वैल्यू पिक कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसको आप 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस तरफ एक्सेलरेट कर रहे हो, देन ब्लॉक शुड बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक स्टेशनरी होना चाहिए। तो अपने काम करते हैं, इस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दैट गिवन इंक्लाइंड प्लेन, मैं इसी के रेस्पेक्ट में स्टडी कर लेता हूं। तो मुझे पता है ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल एक्सेलरेट हो रहा है। तो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो मैं सबसे पहले क्या यूज करूंगा, शूडो। ये लीजिए, मैंने सबसे पहले शूडो लगा दिया, कितना, ma, a कितना है बेटा 2। शूडो के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, शूडो का एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट शूडो का ये आ जाएगा। ये एंगल अल्फा है तो अल्टरनेटिवली आपको पता है ये एंगल भी अल्फा ही आएगा, तो शूडो का कंपोनेंट इस तरफ आएगा क्या, ma cos अल्फा, और इधर आपको पता है एक फोर्स और होता है, कौन सा, mg sin अल्फा। रोकेगा कौन,
फ्रिक्शन। तो अगर आपको ये बोला जाए, अगर आपको यहां ये बोला जाए कि ये जो सिस्टम है वो ब्लॉक जो है वो विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड अगर कैसा है, इक्विलिब्रियम में, तो फ्रिक्शन जो है वो इसको बैलेंस करेगा, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू मैं चेक करता हूं, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। तो फ्रिक्शन शुड बी इक्वल, लिमिटिंग फ्रिक्शन शुड बी, क्योंकि आपसे पूछा गया है मिनिमम वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट, मींस फ्रिक्शन मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज कर लूं, मुझे मिनिमम चाहिए म्यू, तो म्यू अगर कम से कम है तो मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा के उसको बैलेंस कर दूं, तो इतना म्यू तो मुझे चाहिएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो बैलेंस कर दे किसको, इस पूरे सिस्टम को। और ये क्या है, कितना फोर्स है ये, ma cos अल्फा प्लस mg sin अल्फा। फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इंटू एन। तो देखिए इस डायरेक्शन में mg का कौन सा कंपोनेंट होता है, cos, और इधर एक शूडो का भी एक कंपोनेंट है, शूडो का कौन सा कंपोनेंट है, ma sin अल्फा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो मैं यहां पर अगर पुट करूं तो म्यू एन, नॉर्मल रिएक्शन, पता है नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा mg cos अल्फा में से माइनस करना पड़ेगा क्या, शूडो का कंपोनेंट ma sin अल्फा, और ये जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू ma cos अल्फा प्लस mg sin अल्फा। तो हमने शूडो लगाया और शूडो के दो कंपोनेंट लिए, एक कंपोनेंट नॉर्मल के अगेंस्ट है, सॉरी mg cos थीटा के अगेंस्ट है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, mg cos माइनस दैट ma sin अल्फा, और एक जो है वो mg sin थीटा को सपोर्ट करेगा। अब मुझे म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से अगर अपने चेक करें तो m कैंसल आउट हो जाएगा। अगर मैं म्यू कैलकुलेट करूं तो यहां से डायरेक्ट लिखते हैं g की वैल्यू 10, cos अल्फा, उस ट्राइंगल से cos अल्फा देखिए क्या आएगा, cos अल्फा आएगा 5/√26 माइनस m कैंसल आउट, तो a मुझे गिवन है 2, sin अल्फा, यहां से sin अल्फा की वैल्यू चेक करूं 1/√26, इट शुड बी इक्वल a cos अल्फा, a 2 cos अल्फा 5/√26 प्लस g 10 sin अल्फा 1/√26, 1/√26, ये पूरा कैंसिल आउट, देखना क्या रिमेनिंग, यहां 10 50 माइनस 2, एंड इस साइड में क्या है 10 और ये 10 20, तो म्यू हमारे पास कितना आ गया, यहां से यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं, म्यू हमारे पास आ गया, म्यू इज इक्वल्स टू 20/48, 20/48 चेक करोगे तो ये आपका 5/12 आ जाएगा, 4 से कैंसिल कर दीजिए 5/12। तो सिंपली यहां बस एक चीज समझनी थी कि हमने ब्लॉक को इंक्लाइंड के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में जस्टिफाई किया है, और ब्लॉक को अगर मैं इंक्लाइंड के रेस्पेक्ट में जस्टिफाई कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले शूडो लगाना पड़ेगा, बिकॉज जो इंक्लाइंड है दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो हमने शूडो के कंपोनेंट ब्रेक किए, दिस इज द शूडो ma, उसके दो कंपोनेंट हमने ब्रेक किए और बैलेंसिंग को शो कर दिया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना वो एटलीस्ट इनको बैलेंस करे, तो ये ब्लॉक के जो है इंक्लाइंड के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेगा ड्यूरिंग दिस मोशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। A block of mass m is placed on rough ground. Now force P and Q is less than 2p are applied according to this. Equilibrium, then coefficient of friction. ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो coefficient of friction पूछा गया है, तो अपने इसका FBD बना लेते हैं। सिंपल अगर इसका FBD बनाएं तो इस तरफ एक फोर्स P लग रहा है and given to you that P is more than 2Q. Q के अगर दो कंपोनेंट ब्रेक कर दूं मैं यहां पर, तो Q का एक कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा, एक इस तरफ आएगा, है ना, तो Q मैं यहां कंपोनेंट डिवाइड करूं तो दिस एंगल थीटा, तो ये भी थीटा आएगा, तो Q का ये कंपोनेंट हो जाएगा Q cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा Q sin थीटा, और यहां P ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन यहां पर आएगा,
और आपको बोला गया है कि यहां पर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए अगर ये बैलेंस है, तो मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाऊं तो देखना पुल चलाने वाला फोर्स क्या है P, रोकने वाला कौन कौन है, एक ये और एक ये, मींस Q sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं तो P Q sin थीटा, फ्रिक्शन आपको पता है क्या होगा म्यू mg प्लस, बिकॉज इसके वेट को Q फोर्स का एक कंपोनेंट सपोर्ट करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन जो आपको मिलेगी वो ओनली mg नहीं होगी, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा mg प्लस Q cos थीटा, mg प्लस Q cos थीटा। अब हम यहां से म्यू की वैल्यू सॉल्व करें तो सबसे पहले मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये आ गया P माइनस Q sin थीटा, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, और म्यू के लिए सॉल्व करें तो डिवीजन में आपके पास आ जाएगा क्या mg प्लस Q cos थीटा, तो ये म्यू की वैल्यू आ गई। सो P माइनस Q sin थीटा mg प्लस Q cos थीटा, देन थर्ड विल बी योर राइट आंसर। ओके, सिंपल है, कोई ज्यादा इतना नहीं है, बस ये जो Q है उसके आप दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, एक कंपोनेंट mg को सपोर्ट करेगा, एक कंपोनेंट P के अगेंस्ट होगा। कंडीशन आपको गिवन है, P बड़ा फोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है वो इधर चलेगा, तो यहां फ्रिक्शन जो है वो P के अगेंस्ट लगेगा। नेक्स्ट आपको मैकेनिकल एडवांटेज पूछा गया। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है आपने जो फोर्स लगाया वो किसी ऑब्जेक्ट पर कितने टाइम्स बन के लगता है, तो सिंपल आपने F लगाया, बट यहां आप चेक करोगे तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन अगर सेम है तो यहां भी F, यहां भी F, यहां भी F, यहां भी F, तो इस ब्लॉक को पुल करने के लिए टोटल कितने फोर्स काम करेंगे, तो 4F एंड योर अप्लाइड इज F, देन मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा 4। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज मींस व्हाट इज द इफेक्टिव वर्किंग फोर्स डिवाइडेड बाय अप्लाइड फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, टू ब्लॉक्स 4 kg एंड 2 kg आर स्लाइडिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन द फिगर, द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 kg। देखिए 4 kg वाले का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ज्यादा है, पहले भी एक क्वेश्चन आया था, आज के इस टेस्ट में हमने डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन जो होगा वो मास डिसाइड नहीं करता, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा वो डिसाइड करेगा। तो जिसका म्यू ज्यादा होता है, जिसका म्यू की वैल्यू ज्यादा होती है उसका एक्सेलरेशन कम होता है। इट मींस 4 और 2 में से ज्यादा एक्सेलरेशन 2 का होना चाहिए था, 4 का एक्सेलरेशन कम बनेगा, इसलिए 2 ज्यादा फास्ट चलने की कोशिश करेगा, और फास्ट चलने की कोशिश करेगा तो वो पुश करेगा किसको, आगे वाले को, बिकॉज आगे वाले का एक्सेलरेशन कम है इसलिए वो कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा। तो अब हम पहले ये बात समझ चुके हैं कि ये दोनों सेपरेट नहीं चलेंगे, दोनों एक साथ चलेंगे। रीजन 4 का एक्सेलरेशन कम आएगा, 2 का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा, इसलिए वो पीछे फोर्स लगाएगा और फाइनली दोनों एक साथ चलना स्टार्ट कर देंगे और एक कॉमन एक्सेलरेशन से चलना शुरू कर देंगे। तो एफबीडी बनाते हैं अपने। तो सबसे पहले मैं 2 का एफबीडी बनाऊं तो 2 kg वाले के लिए डाउनवर्ड फोर्स लगेगा कौन सा, mg sin थीटा, mg 20 sin 30 1/2, और ये इसको पुश करेगा तो 4 kg ने इसको एक रिएक्शन दिया होगा ऊपर, ये नॉर्मल रिएक्शन मींस कॉन्टैक्ट फोर्स, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा तो 2 kg इसको डाउनवर्ड पुश करेगा, 4 kg इसको अपवर्ड एक रिएक्शन देगा, कॉन्टैक्ट फोर्स n, और साथ में फ्रिक्शन चल रहे इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम लगेगा। तो फ्रिक्शन कितना, म्यू mg, म्यू 0.2, mg 20 and cos 30 √3/2. This is the FBD of the 2 kg. Okay, its acceleration is a. तो इसकी इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो क्या हो गया, खींचने वाला फोर्स कौन सा है 10, और रोकने वाले फोर्स कौन कौन से हैं n प्लस, इसको सॉल्व करेंगे अपने तो ये 0.1 कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू दिस तो 2√3 इज इक्वल्स टू इट्स MA 2A। सिमिलरली मैं FBD बनाता हूं 4 kg वाले का। 4 kg पर डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg sin थीटा 40 इंटू साइन थीटा हाफ तो कितना 20, इसने इस पर डाउनवर्ड n लगाया होगा
और इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा 4 kg वाले पर वो क्या है, म्यू 0.3 mg 40 cos 30 √3/2। तो यहां से अगर मैं चेक करूं देन 12/2 6√3। तो इसमें ये आंसर आ गया आपका 6√3। चेक कर लेते हैं इसके लिए कौन कौन से फोर्स चलाएंगे, n और 20। तो 20 प्लस n माइनस फ्रिक्शन कितना 6√3 इज इक्वल्स टू इट्स ma 4a। हमें एक्सेलरेशन चेक करना है तो मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन 1 2 को ऐड कर लेता हूं। तो 10 and 20 30 अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस n प्लस n कैंसिल आउट, माइनस दिस एंड दिस ऐड हो जाएगा, माइनस का 6 और 2 8√3 इज इक्वल्स टू 6a। अब मैं यहां से a कैलकुलेट कर लेता हूं। √3 जो है वो 1.73 आप पिक करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में आंसर। तो a इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में कितना 30 माइनस 8√3 8 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाय 6। जब आप इसे फाइनल सॉल्व करेंगे देन इट विल बी 2.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स योर आंसर इज थर्ड वन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आपको ये गिवन है कि यहां पर एक कोई रॉड है L लेंथ M मास, इस पर दो फोर्स अप्लाई किए गए, F2 इज मोर देन टू F1। तो मैं सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेट फोर्स कितना F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय इट्स मास, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें यहां पर टेंशन पूछी गई है, तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन किया था, यहां से इसको ब्रेक करके हम ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट कर लें, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा हमारे लिए। तो ये एक ब्लॉक बनेगा, ये वाला पोर्शन एक अलग ब्लॉक बनेगा, बीच में मैंने मासलेस स्ट्रिंग लगा दी, यहां से ब्रेक करके बीच में एक मासलेस स्ट्रिंग लगा दी, उससे सिस्टम के मास पर कोई इंपैक्ट आएगा नहीं। तो हमें ये टी बताना है कि व्हाट इज द टी और यू कैन से टेंशन एट दिस पॉइंट। इस तरफ क्या है बेटा F1, ओके। तो इसका मास पूरे रॉड का मास m है, मींस मास फॉर L लेंथ इज दिस, देन मास फॉर ओनली Y लेंथ दैट इज दिस वन। अब मैं इसका FBD सॉल्व कर लेता हूं। मुझे पता है F2 ज्यादा है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब डोमिनेंट कौन कर रहा होगा T। तो यहां T माइनस F1, दिस इज द नेट फोर्स, एंड नेट फोर्स इक्वल्स टू ma, इट्स मास इज m बाय l इंटू y, एंड एक्सेलरेशन में निकाल चुका हूं डायरेक्ट, वो पुट कर देता हूं मैं, क्या यहां F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय m। मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी। t के लिए सॉल्व कर लेते हैं, t पूछा गया है तो F1 उधर शिफ्ट कर दे, F1 प्लस हो जाएगा, इस वैल्यू को मैं y बाय l को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो देखना प्लस में F2 इंटू y बाय l माइनस F1 इंटू y बाय l। F1 की टर्म्स को मैं एक तरफ ले लेता हूं, तो इसको मैं F1 की टर्म्स को एक तरफ ले लूं तो F1 1 माइनस y बाय l, ओके, एंड F2 y बाय l। तो ऐसा कोई आंसर देखते हैं अपने। तो यहां पर जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग चेक किया जाए। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कोई बॉल है, उसको हमने यहां से रिलीज किया तो पूछा गया कि इसका मास एटलीस्ट क्या हो कि ये वाला ब्लॉक अपना कांटेक्ट लूज कर दे। तो मुझे ये पता है कि मुझे अगर इस मास को कांटेक्ट लूज करवाना है तो स्प्रिंग का जो kx है एटलीस्ट वो mg के इक्वल हो। स्प्रिंग का जो फोर्स है kx वो mg के इक्वल हो तो ये कांटेक्ट लूज करेगा। अब ये जो है इसका मास अगर स्मॉल m लूं मैं तो ये कितना मैक्सिमम इलोंगेशन करवा सकता है, क्योंकि मुझे मिनिमम मास चाहिए तो इलोंगेशन मुझे मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो ये कितना मैक्सिमम इलोंगेशन क्रिएट कर सकता है। सपोज ये x नीचे गया,
जैसे हमने रिलीज किया ये सीधा x नीचे तक गया और वहां रुक गया। इट मींस इसने कितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज की, mgx, और वो mgx स्प्रिंग को इलोंगेट करने में चला गया। इट मींस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जो x मैक्सिमम हो सकता है वो होता है 2mg/k एंड दैट x शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल mg/k, देन योर m मिनिमम शुड बी m/2। थर्ड आंसर बना हो जाएगा कि इसका मास कैपिटल M का हाफ होना चाहिए कम से कम, तब जाके क्या है ये इसका मैक्सिमम इलोंगेशन जो होगा वो इस कैपिटल M को ग्राउंड से कॉन्टैक्ट लूज करवा सकता है। नेक्स्ट, एक गार्डनर है, पाइप से कोई पानी दे रहा है वो। ए गार्डनर वाटर से प्लांट, पाइप डायमीटर दे रखा आपको, वाटर कम्स आउट विद द रेट इज दिस। तो अपने को पता है क्या होता है, फॉर्मूला याद करिए, फोर्स, हाथ पर कितना फोर्स लगेगा, है ना, क्योंकि हमें पता है जितना फोर्स वाटर के फ्लो में होगा उतना ही होल्डिंग फोर्स होगा पाइप को अगर हम पकड़ लेते हैं तो। और ये अभी पता होता है कि फोर्स होता है क्या, रो ए वी स्क्वायर। एंड आपको आइडिया होगा रेट ऑफ फ्लो, अगर वो क्यू है तो रेट ऑफ फ्लो याद करिए कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1। तो आप यहां से v की वैल्यू पुट कर दीजिए क्योंकि स्पीड नहीं गिवन है मुझे। तो रो v की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो q/a, इट मींस q²/a हो जाएगा, है ना, एक एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आप v निकालोगे तो q/a आएगा। ओके, अब मुझे वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्यू रेट मुझे दे रखा है बट वो सीजीएस यूनिट है, तो मैं इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं तो सेंटीमीटर क्यूब को जब मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा सो इट विल बी 10⁻⁻⁶, देन 10 × 10⁻⁻⁶ एंड इट्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया πr²। पाई आर हमें गिवन है डायमीटर ऑफ द पाइप इज 1 mm। तो इसको अगर मैं सेंटीमीटर में रेडियस में चेक करूं तो 0.5, दिस इज द रेडियस πr², 0.5 मिलीमीटर, बट हम यूज कर रहे हैं ऐसा यूनिट सिस्टम, देन मीटर में कन्वर्ट कर दें 10⁻⁻3। ओके, यहां अब मैं अगर कैलकुलेशन करता हूं तो यहां जो वैल्यू आएगी वो अपने चेक कर सकते हैं 10⁻⁶। तो ये आप सॉल्व करेंगे देन योर आंसर विल बी 1.127 न्यूटन। ठीक है, ये पाई की जो वैल्यू 1/पाई डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर 22/7 से आप सॉल्व करेंगे देन योर आंसर विल बी 4, है ना। बट ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो फोर्स है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा अगर आपको स्पीड गिवन नहीं होती, है ना। रो ए वी स्क्वायर का फॉर्मूला में याद होता है बट कई बार क्या होगा रेट ऑफ फ्लो गिवन होगा तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, tan थीटा इज लेस देन म्यू, इट मींस म्यू डोमिनेट कर रहा है। तो ये ब्लॉक ऑलरेडी रेस्ट में है, अपने को बोला गया कि यहां म्यू की वैल्यू tan थीटा से कम है, मींस एंगल ऑफ रिपोज से कम एंगल पर है ये। तो ये यहां फ्रिक्शन लिमिटिंग नहीं होगा, फ्रिक्शन जो भी लग रहा होगा उसने इसको होल्ड कर रखा होगा। अब आपको ये बोला गया कि आप एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाओ अलोंग द इंक्लाइंड, मतलब ये ब्लॉक पहले से बैलेंस था, अब आपने एक फोर्स अप्लाई किया और पूछा गया है कि इस F के साथ फ्रिक्शन कैसे चेंज होगा। तो मैं किसी भी इंस्टेंट इसके इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता हूं। मुझे पता है इस ब्लॉक पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg sin थीटा, और जब ये नीचे की तरफ स्लाइड होने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, कितना, या फ्रिक्शन में डायरेक्ट F ही लिख लेता हूं, फ्रिक्शन, है ना, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन है तो जो भी वैल्यू होगी वो F में नोट कर देता हूं। इक्वेशन बनाए बैलेंसिंग की, तो F और F दोनों मिलकर, फ्रिक्शन और अप्लाइड दोनों मिलकर mg sin थीटा को बैलेंस करेंगे। तो अगर मैं फ्रिक्शन के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, mg sin थीटा माइनस F। अब मुझे इन दोनों का ग्राफ बनाना है, सो दिस इज द y इज इक्वल्स टू c माइनस x। ये देखो
स्ट्रेट लाइन, कैसी, y इज इक्वल टू c माइनस एक्स की स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, किसमें, फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स में। तो हमारे लिए जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव इंटरसेप्शन और नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शन कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारे F ने ही mg sin थीटा को बैलेंस कर दिया, तो देयर इज नो नीड ऑफ फ्रिक्शन, दैट्स व्हाई फ्रिक्शन जीरो। बट अगर आपका फोर्स mg sin थीटा से भी ज्यादा हो गया, इट मींस आप ब्लॉक को ऊपर चलाना चाहते हो, तो फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो देखिए यहां पर फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, वो नेगेटिव में चला गया, इट मींस उसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स की है। नेक्स्ट, which of the diagram shown in the below figure most closely shows the variation of kinetic energy of the earth as move once around the sun? अपने को पता है इलिप्टिकल पाथ, तो इलिप्टिकल पाथ अगर है तो इलिप्टिकल पाथ में जो डिस्टेंस है वो चेंज होंगी, तो स्पीड आपको पता है कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड वेरिएबल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं होगी, बट काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमें पता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो वेरिएशन है इस ग्राफ में सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ये है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी करेगी, फिर वापस से डिक्रीज होगी, फिर वापस से इंक्रीज होगी, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल में वेरिएशन आएगा, वैसे वैसे काइनेटिक में, क्योंकि सर्कुलर होता तो फिर फिक्स रहता, बट इलिप्टिकल पाथ है, तो इलिप्टिकल पाथ है तो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कम ज्यादा होगी, इट मींस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज होगी। तो सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज होगी, बट हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी इन नेगेटिव, तो काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी। फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वर्क डन, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन, सबको पता है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, आप डॉट मल्टीप्लाई कीजिए, आई टू आई क्या हो जाएगा, AC, J टू J BT। सो वर्क डन पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, AC प्लस BT, बहुत सिंपल क्वेश्चन, नेट वर्क डन आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व ऑफ अननोन शेप, कोई भी एक अननोन शेप है, तो पार्टिकल इसके ऊपर कोई चल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, एंड ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट, इट मींस फोर्स हमेशा पाथ के टेंजेंशियल रहता है। इस तरह से फोर्स F है, मैग्नीट्यूड F है, और इररेगुलर शेप का कोई पाथ है, बट पाथ में जहां भी है वो हमेशा टेंजेंशियल रहता है। तो एक काम करते हैं, मैं यहां एक छोटा सा सेक्शन ले लेता हूं DS1, यहां एक छोटा सा सेक्शन DS2, यहां छोटा सा एक सेक्शन DS3। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वर्क डन, तो आप ध्यान से देखिए, यहां फोर्स और DS जो सेक्शन है दे आर पैरेलल, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में हमारा जो है वो लेंथ सेगमेंट है। तो यहां जो वर्क डन है वो वर्क डन हो जाएगा F इंटू DS1, यहां वर्क डन हो जाएगा F इंटू DS2, यहां वर्क डन हो जाएगा F इंटू DS3। इन सबको ऐड करें तो नेट वर्क डन जो आएगा वो पता है क्या आएगा, F DS1 प्लस DS2 प्लस DS3। इसका मतलब इस फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट है। देखिए आप, इस फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट है। DS1 प्लस DS2 इनको ऐड करते जाओगे तो पाथ की लेंथ आती जाएगी, और आपको पता है जब फोर्स पाथ डिपेंडेंट होता है तो वो कभी भी कंजर्वेटिव नहीं हो सकता, इट मस्ट बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दैट्स व्हाई इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज इट्स वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। एंड कैसे है पाथ डिपेंडेंट, बिकॉज हमेशा फोर्स हमेशा है ना डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही है। मैंने छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट बनाए, हर छोटे से डिस्प्लेसमेंट के फोर्स हमेशा पैरेलल है। क्यों है, क्योंकि वो टेंजेंशियल लग रहा है किसके, सरफेस के, और डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंशियल ही आएगा किसमें, सरफेस में। सो आंसर कौन सा हो जाएगा, F मस्ट बी नॉन कंजर्वेटिव, मस्ट बी नॉन कंजर्वेटिव। ओके, नेक्स्ट, 6 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, आपने इस तरह का इसका पोजीशन का चेंज है और पूछा गया वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकंड। तो आपको जब भी टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ पूछा जाए देन सिंपली आप वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम मींस हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी का चेंज, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे,
dx बाई dt कर दीजिए, तो आपके पास में जो वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी कितनी, यहां से अगर मैं चेक करूं तो कितना 2t/4 मींस t/2। टाइम 0 पुट करें, हाफ m6, टाइम 0 पुट करूं तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड तो मैं यहां 2 पुट कर दूं टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी 1, हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, 3 जूल इज द वर्क डन। तो सिंपली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, तो आपके पास में वर्क डन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा कि 10 लीटर वाटर, तो 10 लीटर वाटर आपको पता है लीटर एंड किलोग्राम आर ऑलमोस्ट सेम, तो आप इसको 10 केजी वाटर भी बोल सकते हैं। तो एक तरीके से 10 किलोग्राम वाटर जो है पर सेकेंड लिफ्ट किया गया पहले तो 20 मीटर तक, और फिर मोटर क्या करती है, उसको एक वेलोसिटी भी देती है। तो पूछा गया कि मोटर की पावर क्या होनी चाहिए। देन फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिफ्ट अप करने के लिए कितना वर्क डन किया गया, mgh, m 10 किलोग्राम ग्रेविटी और 20 मीटर mgh आपने वर्क डन किया उसको लिफ्ट अप करने के लिए। फिर उसको आपने काइनेटिक एनर्जी भी दी, तो काइनेटिक एनर्जी दी तो हाफ m v स्क्वायर, वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड v स्क्वायर। तो अगर इसको अपने सॉल्व करें, सो दिस इज द 2000 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 500। तो टोटल आपने 2.5 किलो जूल एनर्जी दी है, और वो भी पर सेकंड। इसका मतलब पर सेकंड है, वही पावर हो जाती है बेटा, तो क्या हो जाएगा 2.5 किलोवाट, ये उस मोटर की पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट, दो स्प्रिंग है P एंड Q, स्ट्रेचिंग स्ट्रेस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब किसी भी स्प्रिंग पर आप अगर F फोर्स अप्लाई करके इसको स्ट्रेच करते हैं, इसका कांस्टेंट K है, और उसमें इलोंगेशन अगर आ जाता है X, तो इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है, तो हमें पता है स्टोर्ड एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ K x स्क्वायर, एंड अगर मैं x को फोर्स की टर्म्स में चेंज करूं तो मुझे पता है यहां पर कांस्टेंट के टर्म्स में, देन F इक्वल्स टू क्या होता है बेटा kx। तो x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, F बाई K। तो x स्क्वायर की जगह अगर मैं पुट करूं तो क्या आ जाएगा, हाफ K x स्क्वायर मींस F स्क्वायर बाई K स्क्वायर। सो फाइनली स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास में क्या आ गया, जो फोर्स आपने अप्लाई किया है डिवाइडेड बाय 2 कांस्टेंट। अब कंडीशन क्या देखिए, देयर आर 2 स्प्रिंग P एंड Q। इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ P इज 2 टाइम्स ग्रेटर देन Q, मींस जो P है उसका कांस्टेंट अगर 2 के ले लूं तो Q का कांस्टेंट क्या है, K। Q से जस्ट डबल कांस्टेंट है किस स्प्रिंग का, P स्प्रिंग का। अब स्टोर्ड एनर्जी के बारे में बात करते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन P इज E, तो P की जो स्टोर्ड एनर्जी है दैट इज E। तो E किसके इक्वल होना चाहिए, F स्क्वायर बाय 2 K, K कितना 2K। नाउ Q, उसमें स्टोर्ड एनर्जी बिकॉज सेम फोर्स लगाए गए हैं, तो ये E नॉट है तो दूसरे में E चेक करें तो कितना सेम फोर्स है, F स्क्वायर बाय 2K। इक्वेशन 1/2 कर देते हैं, देखिए E नॉट बाय E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अगर मैं इक्वेशन 1/2 करूंगा तो ये अपने पास जो है वो आएगा 1/2। इट मींस बाद की एनर्जी पहले की एनर्जी के जस्ट डबल है, देन योर आंसर इज 4th, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप सेम फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्टोर्ड एनर्जी को इस तरह से नोट किया जा सकता है। फोर्स सेम लगाया गया है, कांस्टेंट P का डबल है, इट मींस P का 2K और Q का क्या है, K। नेक्स्ट, एक कोई रबर बॉल है, उसको आपने 5 मीटर से ड्रॉप किया, तो हिट करने की वेलोसिटी आप निकाल सकते हो √2gh, √2gh1 या कैपिटल H, और रीबाउंस होके वो स्मॉल h तक गया, तो हमें पता है रीबाउंसिंग स्पीड अगर u है तो वो u आ जाएगी √2g स्मॉल h। अब मुझसे पूछा गया कि किस फ्रैक्शन से, तो मैं पहले चेक करता हूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v एंड u। तो
v बाई यू अगर हम चेक करें तो v बाई यू हमारे पास आ जाएगा कितना, कैपिटल H बाय स्मॉल h, कैपिटल H बाय स्मॉल h। सॉल्व करें ये तो ये आ जाएगा क्या, कैपिटल H 5, स्मॉल h कितना है 1.8, या फिर आप इसको 50 बाई 18, या फिर आप इसको 25 बाई 9, या फिर 5 बाई 3। तो यहां से अगर मैं बाद की वेलोसिटी निकालूं, यू कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, और स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या थी v, तो बाद की जो वेलोसिटी है दैट इज 3 बाई 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल। पूछा गया है कितनी हो गई, ये नहीं पूछा गया है किस फ्रैक्शन से उसने वेलोसिटी लूज की, तो रिमेनिंग इज 3 बाई 5, तो लूज कितना हो गया v माइनस 3 बाई 5v, कितना 2 बाई 3 ऑफ द टोटल, वो क्या है लूज हो गया, तो 2 बाई 5 जो है ना, 3 बाई 5 इज रिमेनिंग, देन जो लूज किया दैट इज 2 बाई 5 फ्रैक्शन जो है वो लूज हो गया, दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर ए वेलोसिटी v इन टाइम t। एक बॉडी ने स्टार्ट किया मींस जीरो वेलोसिटी, और मान लीजिए उसका एक्सेलरेशन a है और टाइम t में उसकी वेलोसिटी हो गई v। अब क्वेश्चन क्या है, द वर्क ऑन द बॉडी इन टाइम t वी प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास यहां से एक्सेलरेशन आ गया एटलीस्ट कि उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ये है। अब मुझे ये पता है कि अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर। मान लो वेलोसिटी v नॉट है। क्वेश्चन क्या है कि पार्टिकल ने स्टार्ट किया, t टाइम में उसका वर्क डन बताओ। मान लो t टाइम में उसकी वेलोसिटी v नॉट हो गई, तो मुझे पता है वर्क डन क्या होगा, हाफ m v नॉट स्क्वायर। v नॉट में निकाल लेता हूं, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। एक्सेलरेशन में निकाल चुका हूं, जो मुझे पहले इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन से मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, v बाई t इंटू दैट स्मॉल t। अब मैं पुट करूं यहां पर तो मुझे पता है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v नॉट स्क्वायर। इट मींस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ v, स्क्वायर ऑफ t एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉल t। सो फोर्थ विल बी द आंसर, है ना। तो यहां जो पहली इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको जो पहले इंफॉर्मेशन दी गई है वो एक्सेलरेशन निकालने के लिए है। बाद में आपसे टी टाइम का वर्क डन पूछा गया, तो मुझे टी टाइम के बाद वेलोसिटी चाहिए, बट एक्सेलरेशन मेरे पास पहले से आ चुका है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, टोटल वर्क डन ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग। तो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा, सबको पता होता है वर्क एनर्जी थ्योरम मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है किसके, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव, इफ बोथ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड वर्क डन कौन सा, बाय ऑल द फोर्सेस, चाहे वो कंजर्वेटिव हो चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव हो, सबका जो नेट वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, विच इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, वो रोलिंग मोशन कर रहा है, वो जाके स्प्रिंग को हिट करता है। पूछा गया है स्प्रिंग मैक्सिमम कितना कंप्रेस होगा, बट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, सारे स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो पता है क्या होगा, जब ये कोलिजन करेगा, तो जब ये हिट करेगा तो स्प्रिंग इस पर फोर्स लगाएगा और वो फोर्स इसके सेंटर से पास होगा, तो इस पर सेंटर के रेस्पेक्ट में कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, सेंटर के रेस्पेक्ट में टॉर्क नहीं लगेगा। तो पता है क्या होगा, इसका जो रोलिंग वाला पार्ट है, रोलिंग वाला पार्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब जब ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा ना, जैसे मान लो कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस कर दिया उस टाइम भी ये घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा को रोकने के लिए टॉर्क चाहिए, टॉर्क यहां लग नहीं सकता क्योंकि स्प्रिंग जो भी फोर्स लगाएगा वो सेंटर से पास होगा। हां, ऐसा करने से इसकी लीनियर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो लीनियर वेलोसिटी है उसके अगेंस्ट फोर्स लगेगा, तो लीनियर वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो अगर पूछा जाए मैक्सिमम कंप्रेशन, तो रोलिंग के टाइम इसके पास दो एनर्जी है, हाफ mv स्क्वायर भी है और हाफ i ओमेगा स्क्वायर भी है। बट इंपॉर्टेंट चीज, ओनली हाफ mv स्क्वायर विल कन्वर्ट इनटू हाफ kx स्क्वायर, और ऐसा इसलिए कोई भी टॉर्क नहीं लगने की वजह से ओमेगा में चेंज नहीं आएगा, मतलब ये वाली एनर्जी चेंज नहीं होगी। दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी फर्स्ट, हाफ kx स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, है ना। यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है कि सेकंड आंसर भी कंफ्यूज आपको कर सकता है, बट फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से
एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट, आपको फोर्स गिवन है F इज टू के एक्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन चाहिए। सबको पता है F इज टू होता है माइनस डी यू बाई डी आर या माइनस डी यू बाई डी एक्स। एफ आपको गिवन है क्या, F के एक्स है, तो आप यहां से U निकालेंगे तो वो बेटा माइनस जो है हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इट मींस y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर का पैराबोला। देन योर फोर्थ आंसर विल बी करेक्ट, है ना। थर्ड आंसर तब होता जब आपको f माइनस के एक्स गिवन होता। f अगर माइनस के एक्स गिवन होता तो आप नॉर्मली जो स्प्रिंग के लिए निकालते हैं वो थर्ड हो जाता, बट यहां फोर्स आपको माइनस के एक्स गिवन नहीं है, दैट इज प्लस के एक्स, दैट्स व्हाई आंसर विल बी फोर्थ। 32, आपसे पूछा गया ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज रेज्ड वर्टिकली टू ए हाइट 10 मीटर बाय ए फोर्स 170। तो एक फोर्स लगाया आपने 170 न्यूटन और 10 मीटर तक आप किसी ऑब्जेक्ट को ले गए। तो सबसे पहले इस फोर्स ने कितना वर्कडन किया, फोर्स ने वर्कडन किया F इंटू दैट डिस्प्लेसमेंट D। इस फोर्स के वर्कडन की वजह से क्या क्या चेंजेस आए, उस ब्लॉक का mgh आया, पोटेंशियल एनर्जी बनी mgd, और साथ में वहां पर उसके पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी आई हाफ mv²। अब हमें v पूछा गया है, तो वर्क डन बाय फोर्स कितना हो गया 170 और आप 10 मीटर ऊपर लेके गए थे तो 1700 जूल, ये वर्क डन है उस फोर्स का। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, 10 मीटर की हाइट 5 kg mgh प्लस हाफ mv²। तो यहां से अगर मैं v² सॉल्व करूं तो देखना 500 इधर माइनस करेंगे, 1700 माइनस 500 तो क्या बचेगा 1200 डिवाइडेड बाय 2/5। तो मैं यहां डिवाइड करूं तो 5 2 पर शिफ्ट हो जाएगा, अंडर रूट। अगर मैं v के लिए सॉल्व करूं तो आप इससे चेक करेंगे तो ये 2400 डिवाइडेड बाय 5, इसका अंडर रूट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 22 आएगा। आप चेक करेंगे 21.95 के आसपास आता है, राउंड फिगर में यू कैन से 22। सो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 22 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, एक फोर्स और आर का कर्व गिवन है और आपसे पूछा गया है पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में d² u बाई डी r² जो है दैट शुड बी पॉजिटिव, बिकॉज हमें u क्या चाहिए होता है मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब है d² u बाई डी r² शुड बी पॉजिटिव। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकाल लूं तो इसका स्लोप आएगा क्या df बाई डी आर, क्योंकि y एक्सिस पर फोर्स है और x पर क्या है r। f खुद होता है क्या, f खुद होता है बेटा माइनस डी यू बाई डी आर। तो अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दूं f की तो वो आ जाएगा माइनस, तो डी यू बाई डी आर का एक बार और डिफरेंशिएशन विच इज नॉन एज डबल डिफरेंशिएशन मींस d² u बाई डी r²। ये स्लोप आ गया m, इट मींस d² u बाई डी r², ये आ गया माइनस m। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां दो ही पॉइंट इक्विलिब्रियम को शो कर रहे हैं, बिकॉज इक्विलिब्रियम पहले तो इक्विलिब्रियम हो, एटलीस्ट इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स 0 होना चाहिए। तो A और C पर तो कभी भी इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता बिकॉज फोर्स नॉन जीरो है। B और D यहां फोर्स नहीं लग रहा, इट मींस यहां इक्विलिब्रियम होगा। अब स्टेबल कब होगा वो देख लेते हैं। तो जहां स्लोप, मुझे ये पॉजिटिव चाहिए, मुझे पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब जहां स्लोप नेगेटिव हुआ तो माइनस माइनस प्लस, तो मुझे वो पॉइंट देखना है जहां फोर्स 0 है और इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है। तो बी पॉइंट देखिए आप, यहां स्लोप मोर देन 90, स्लोप नेगेटिव आएगा और बी के ऊपर फोर्स क्या है 0, तो आपका बी पॉइंट जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करेगा। नेक्स्ट, a closed line integral of force F taken along the closed curve given by this means आप फोर्स का किसी एक लेंथ सेगमेंट के रेस्पेक्ट में क्लोज लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं। इफ द फोर्स F is conservative then the value of the integral is, तो अपने को पता है कि हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स always will be 0 because पाथ डिपेंडेंट,
नहीं होता। जहां आप स्टार्ट कर रहे हो वहीं आप वापस आ गए, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आपकी सेम है, तो हमेशा जो आएगा वर्क डन वो क्या आएगा, 0 आएगा, बिकॉज पाथ पे डिपेंड नहीं करता कंजर्वेटिव फोर्स का। दैट्स व्हाई यू कैन से वर्क डन विल बी 0। जहां से आपने स्टार्ट किया आप अगर वहीं आ जाएंगे, इट मींस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, तो देयर विल बी नो वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया, देखिए, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉल टावर, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ द 3 सेकेंड। तो सबसे पहले मुझे ये पता है कि 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी अगर v1 है तो v इज इक्वल टू u प्लस at, u 0, a ग्रेविटी एंड t इज 3। तो ये v1 3 सेकेंड के बाद ये वेलोसिटी है। फिर पूछा गया है नेक्स्ट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद नेक्स्ट 3 मींस टोटल 6, तो उसकी वेलोसिटी को मैं v2 ले लूं। देन आफ्टर 6 सेकेंड v इज इक्वल टू u प्लस at, तो g इंटू 6। ये वेलोसिटी है 6 सेकेंड के बाद आपने ड्रॉप किया, t इक्वल्स टू 3 पर वेलोसिटी v1 और t इक्वल्स टू 6 पर वेलोसिटी v2। क्वेश्चन ये है कि यहां की काइनेटिक एनर्जी और यहां की काइनेटिक एनर्जी का चेंज, उसका रेशो किसका पूछा जा रहा है, फर्स्ट 3 सेकेंड की तो काइनेटिक एनर्जी और नेक्स्ट 3 सेकेंड में काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज हुआ है। तो इट मींस हमसे जो रेशो पूछा गया है फर्स्ट 3 सेकेंड की काइनेटिक एनर्जी, इट मींस हाफ m फर्स्ट 3 सेकेंड v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, हाफ m v2 g इंटू 6 स्क्वायर माइनस इनिशियल, बिकॉज चेंज निकालोगे, चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर, हाफ m g इंटू 3 स्क्वायर। पहले 3 सेकंड की काइनेटिक एनर्जी और अगले 3 सेकंड में काइनेटिक एनर्जी का चेंज, इसका रेशो आपसे पूछा गया, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये हाफ एम जी कैंसिल आउट, ऊपर आएगा स्क्वायर ऑफ 3, यहां आएगा स्क्वायर ऑफ 6, यहां आएगा स्क्वायर ऑफ 3, 9, 36 बाय 9 27 और यू कैन से 1/3। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 1/3, है ना। तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि कौन सा रेशो पूछा गया, फर्स्ट 3 सेकंड की काइनेटिक और नेक्स्ट 3 में काइनेटिक एनर्जी का चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हमें कुछ एक्सप्रेशन गिवन है और क्या कंडीशन दी गई है कि एक स्मूथ सरफेस पर हम पार्टिकल को कंपेल कर रहे हैं, चलने के लिए कंपेल कर रहे हैं, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इनमें से मतलब कोई एक पार्टिकल है किसी सरफेस के ऊपर, उस पर आपने ये फोर्स अप्लाई किया, तो इनमें से कौन सी चीज ठीक है। तो सबसे पहले अपने को पता है अगर f जो है वो x और y का फंक्शन है तो FDR इट मींस वर्क डन, वर्क डन है ऑब्वियसली, तो क्या होगा, x कंपोनेंट जो वर्क डन करेगा वो x dx करेगा और y कंपोनेंट जो वर्क डन करेगा वो y dy करेगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में नेट वर्क डन आ जाएगा। तो फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ FDR इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। इट मींस हमें कोई भी एक सरफेस में वर्क डन पूछा जाए तो एग्जैक्टली हाफ m v स्क्वायर नहीं, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, नॉट हाफ m v स्क्वायर, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है क्या, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। नेक्स्ट, ये अपने आप ही रॉन्ग हो गया और यहां भी सेम एग्जैक्टली वही है। तो अपने पास में एक्यूरेट ऑप्शन जो है दैट इज फर्स्ट। सिंपली जब किसी प्लेन के अंदर, जब किसी प्लेन में कोई फोर्स काम करता है तो उसका x कंपोनेंट जो वर्क डन करे, उसका y कंपोनेंट जो वर्क डन करे, उनका एडिशन जो होगा दैट विल बी द नेट वर्क डन बाय दैट फोर्स। ये है फर्स्ट स्टेटमेंट। अगला अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये बोला गया कि एक कोई पार्टिकल है इस तरह से पेंडुलम है, इसको आप ना हॉरिजॉन्टल तक लेके जाते हो यहां तक, और फोर्स हमेशा स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, मतलब फोर्स टेंजेंशियल। फोर्स क्या है, टेंजेंशियल। तो आप चेक करो ये पूरा पाथ, पहले ds में फोर्स उसी ds के पैरेलल, यहां चेक करोगे तो ये ds2 है तो यहां भी फोर्स क्या है, टेंजेंशियल, मतलब फोर्स उस ds के पैरेलल। यहां चेक करोगे
तो यहां भी फोर्स क्या है, टेंजेंशियल, मतलब स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर होगा तो पाथ की अपने आप ही क्या हो गया, टेंजेंशियल हो गया। यहां तो आप चेक करिए, देखिए यहां फोर्स जो है ना, फोर्स हमेशा हमेशा इस पाथ के अलोंग रहा है। फोर्स हमेशा इस पाथ के अलोंग, ds1 ds2 ds3, आप अलग अलग अगर वर्कडन निकालो तो पता है क्या होगा, फोर्स इनटू जो नेट ds1 ds2 ds3 इनका जो एडिशन आएगा वो अपने को पता है, दिस इज द 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस। इट मींस फोर्स इनटू वो जो इंटीग्रेशन ऑफ द ds आएगा ना बेटा, वो क्या हो जाएगा पता है, वो हो जाएगा आपका 2 पाई r by 4 मींस पाई r by 2। तो वर्कडन क्या हो जाएगा, f इंटू दिस, है ना। यहां जीरो मत कर दीजिएगा, बिकॉज फोर्स जो है वो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट के नहीं है। फोर्स हमेशा यहां पर डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट के पैरेलल रहेगा। फोर्स हमेशा क्या है, आप चेक कर लीजिए, देखिए, है ना, फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट के पैरेलल रहेगा। तो आप सारे वर्कडन dw1 dw2 dw3 इनको ऐड करोगे तो ds1 प्लस ds2 प्लस ds3, इसका मतलब ये पूरा पाथ आ जाएगा। तो वर्कडन क्या हो जाएगा, दिस वन, पाई l f by 2, दैट विल बी द वर्कडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, force with respect to time for an object which is at rest at t equals to 0। t equals to 0 पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि 2 kg का पार्टिकल है, वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट 10 सेकेंड। फर्स्ट 10 सेकेंड में आपसे वर्क डन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट चीज, ओनली फर्स्ट 10 सेकेंड का पूछा गया है। सो इसका एरिया जो है, impulse, or you can say P final minus P initial, that is area of ft। फोर्स और टाइम ग्राफ का एरिया आपको पता है किसको शो करता है, इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम को। इनिशियल मोमेंटम जीरो, बिकॉज t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, तो मोमेंटम इनिशियल भी क्या हो गया, 0। तो मैं यहां से फाइनल मोमेंटम निकाल लेता हूं। फाइनल मोमेंटम आ गया क्या, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 10 और 10 100/2 50, तो मोमेंटम आ गया फाइनल 50। आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी है उसका चेंज वर्क डन होता है, और काइनेटिक एनर्जी चेंज के फाइनल, बिकॉज के इनिशियल क्या है, 0, और के फाइनल इट मींस पी फाइनल स्क्वायर बाय 2m। पी फाइनल कितना, पी फाइनल हमारे पास है 50 का स्क्वायर 2500 बाय 2m 4, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 625 जूल। ये आपका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, F और V फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर आपको गिवन है। एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पावर क्या होगी, तो हमें पता है पावर जो होता है वो होता है F डॉट V। तो आप F और V का डॉट मल्टीप्लाई कर दीजिए, I टू I 2, J टू J 6, तो कितना 8 वॉट, बिकॉज के कंपोनेंट है नहीं, तो अपने को पता है पावर टाइम डिपेंडेंट नहीं है, कहीं भी आप देखोगे तो इट विल बी 8 वॉट, तो पावर जो है वो 8 वॉट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन ए लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय 2 सेंटीमीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज V। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय 10 सेंटीमीटर, तो अपने को पता है स्टोर्ड एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। पहले जो स्टोर्ड एनर्जी है वो है V, कब है, जब आपने उस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया 2 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया V डैश, कब, जब आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया 10 सेंटीमीटर। तो आप इक्वेशन 1/2 कर दीजिए, V बाई V डैश, 2 का स्क्वायर 4, 110 का स्क्वायर 100 मींस 1/25, तो आपके पास V डैश जो आएगा दैट विल बी 25V। तो ये फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट जो वो एक मैथ द कॉलम का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले एक इंक्लाइंड मास 1 kg फॉर द ब्लॉक, और एक्सेलरेशन है इस पूरे सिस्टम का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है A, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे कुछ वर्कडन पूछे गए हैं, कुछ वर्कडन्स पूछे गए हैं, और 4 सेकंड। तो मैं सबसे पहले चेक करता हूं कि 4 सेकंड में यह सिस्टम कितना ऊपर चला जाएगा। तो S इज इक्वल्स टू UT
प्लस हाफ ए एंड टी स्क्वायर 16 मीटर। इसका मतलब ये पूरा सिस्टम 16 मीटर हाइट पर चला जाएगा 4 सेकंड में। अब आपसे कुछ वर्क डन पूछे गए, अलग अलग कुछ कॉलम मैच करने। वर्क डन बाय ग्रेविटी, आपको पता है अगर आप h हाइट देते हो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा माइनस mgh m1 g10, h कितना आया है 16, सो आंसर विल बी 160 जूल। सो ये जो है वो मैच करना चाहिए r से, वर्क डन बाय ग्रेविटी। सेकेंड इज वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। आपको पता है जब एक्सेलरेशन है तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा उसकी वैल्यू, तो याद करिए मैं mg के कंपोनेंट्स लूं तो शूडो को इंक्लूड किया जाए तो यहां इस डायरेक्शन में आएगा m g प्लस a साइन 30 और इधर आ जाएगा क्या m g प्लस a cos 30, बिकॉज सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहां नॉर्मली mg cos थीटा के इक्वल होता है नॉर्मल, बट यहां एक्सेलरेशन है तो शूडो भी इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा mg प्लस a cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो इंपॉर्टेंट चीज इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ये है डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर, नॉर्मल फोर्स हमारे पास आ गया, बट इंपॉर्टेंट चीज नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है। सेम डायरेक्शन में नहीं है तो मैं अगर चेक करूं तो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में यहां पर है और मुझे डिस्प्लेसमेंट चेक करना है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल 30, तो अल्टरनेटिवली ये एंगल भी 30, ये 30 होगा, ये 90 माइनस 30, सो दिस एंगल शुड बी 30 डिग्री। तो अब वर्क डन बाय नॉर्मल निकाला जाए, वर्क डन बाय नॉर्मल अगर कैलकुलेट किया जाए देन फोर्स कितना है नॉर्मल m g प्लस ए को मैं 12 लिख देता हूं, m की वैल्यू 1, m1 g प्लस ए 12 cos 30 रूट 3/2, ये हो गया f। वर्क डन क्या होता है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 30 डिग्री है तो वर्क डन होगा f s cos थीटा, s कितना 16 एंड cos 30 अगेन रूट 3/2। तो देखिए फाइनली सॉल्व करें इसको, देन ये हो जाएगा कितना 4 3 रूट 3 इंटू रूट 3 3, सो 3 इंटू 3 इंटू 16। तो अपने पास में यहां जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9 इंटू 16 और यू कैन से 144 जूल। तो 144 जूल जो है दैट शुड बी वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो यहां P मैच करेगा। बाय फ्रिक्शन, आपको पता है सिस्टम बैलेंस है, सिस्टम बैलेंस है तो जो फ्रिक्शन होगा वो एग्जैक्टली किसको बैलेंस कर रहा होगा, इस फोर्स को। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालोगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल है, वही m1 g प्लस a, बिकॉज बैलेंस है तो फ्रिक्शन ने इसको बैलेंस किया होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, तो g प्लस 2 मींस 12, देन sin 30 1/2, ये हो गया f इंटू s क्या है 16 इंटू कॉस थीटा। यहां भी आपको चेक करना पड़ेगा, देखिए आपको ये पता है कि ये एंगल 30 तो ये भी 30 होगा और ये 30 होगा, तो दिस एंगल विल बी 60। तो डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, दिस वे cos 60 1/2। चेक कर लेते हैं, तो ये 2 2 4 48, इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है दैट शुड बी इक्वल्स टू 48। नेक्स्ट है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो आपको पता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल लेता हूं, देखिए v इज इक्वल्स टू u प्लस एक्सेलरेशन 2 टाइम 4 सेकेंड। तो ये जो ब्लॉक है 4 सेकेंड के बाद में उसकी वेलोसिटी होगी 8, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर 64/2 32, देन वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज दिस वन। तो A से मैच करेगा P, सॉरी A से मैच करेगा R,
बी से पी, सी से एस और डी से क्यू। सो योर आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट मैच द कॉलम देखिए, आपको कुछ अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं कि M1, M2, M3 अगर ये हैं तो दूसरा जो कॉलम मैच करना है तो हमें चेक करना है कि कौन सा ब्लॉक स्टैटिक पोजीशन में होगा, कौन सा काइनेटिक में होगा। तो सबसे पहले इन सब में जितने भी कॉलम है, जितने भी अपने पास ऑप्शन है, इनमें जो कैपिटल M है वो सब जगह 3 किलोग्राम है। सब जगह कैपिटल mg 3 किलोग्राम। इट मींस यहां 30 न्यूटन का वेट लगेगा। 30 न्यूटन का वेट, तो मैं सिमेट्रिकली कंडीशन चेक करूं तो T और T, इसका मतलब ये कि यहां जो T की वैल्यू है सिमेट्रिकली वो 15 और इधर भी पुलिंग फोर्स कितना होना चाहिए 15। देखिए हमने जस्ट सिमेट्रिकल कंडीशन ली है और सिमेट्रिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पर अगर ये 30 न्यूटन का ब्लॉक है तो T और T मींस सिमेट्रिकली दोनों तरफ 15 फोर्स लगना चाहिए। अब चेक करते हैं फ्रिक्शन उसको रोक पाएगा नहीं रोक पाएगा, क्या सिचुएशन है। तो वन बाय वन करके एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए वो क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है M1 को आप 6 ले लो। तो मैं यहां करता जाता हूं। देखो अगर मैं फर्स्ट ए ऑप्शन को चेक करूं तो इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पर, 1 पर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना, म्यू mg, मास कितना उसका 6, इसका मास आप 6 ले लो तो कितना 60 इंटू स्टैटिक फ्रिक्शन 0.3 तो कितना 60 इंटू 0.3 18 न्यूटन। सेकंड पर मैं चेक करता हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना। सेकंड पर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना, m2 कितना लेना है आपको बोला गया है 4 kg ले लीजिए। m2 4 मींस 40 इंटू 0.4 16। तो आप चेक करिए कि अगर T 15 है तो यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन 18 होगा, यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन 16 होगा। इट मींस ना ये चलेगा ना ये चलेगा और ना ही फिर ये चलेगा। तो अब देखिए A में क्या मैच करेगा, M1 स्टैटिक होगा, यस। M2 स्टैटिक होगा, यस। M रिमेन्स इन रेस्ट, यस। तो पहले में आना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या मैच करना चाहिए, PQT। पहले में PQT मतलब फर्स्ट ऑप्शन में मैच करना चाहिए क्या, PQT। मींस हमें मास की वैल्यूज पुट करके जस्ट सिंपली चेक करना है कि वो जो टेंशन है वो उनको चला पाएगी या नहीं चला पाएगी। सिमिलरली इन सेकंड केस में वो कह रहा है M1 को आप 2 ले लीजिए। अब मैं B को चेक करता हूं, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो M1 को अगर मैं 2 ले लूं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन देखो कितना होगा, 0.3 इंटू 26 न्यूटन। और इस पर कितना होगा, मास आप 6 ले लीजिए तो 60 इंटू 0.4 24। तो इसका मतलब ये तो नहीं चलेगा क्योंकि इस पर लिमिटिंग 24 है और ये 15 है, और 6 ये चलना स्टार्ट कर देगा क्योंकि इस पे 15 है और रोकने वाला मैक्सिमम क्या है 6। तो क्या होगा, M1 तो काइनेटिक होगा और M2 स्टैटिक होगा। और अगर ये काइनेटिक हुआ तो कंफर्म है फिर M भी क्या है, मूव करेगा। तो M1 काइनेटिक R, तो इससे मैच करेगा क्या, एक तो R, और M2 स्टैटिक Q, तो R और Q। तो ये देखिए B के साथ R और Q मैच करेंगे। सिमिलरली थर्ड कंडीशन, M1 7 kg, तो M1 7 लूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, देखिए 0.3 इंटू 7 का मतलब 70, तो ये हो जाएगा कितना 21 न्यूटन। और इस पर कितना होगा, M2 आप लीजिए 3 मींस 30 इंटू 0.4 12। तो अब की बार M2 काइनेटिक और M1 स्टैटिक। M2 काइनेटिक तो S मैच करेगा, तो इसके साथ जो है एक तो C के साथ S मैच करेगा, और दूसरा 21 न्यूटन इसका मैक्सिमम, तो ये मूव नहीं करेगा। M1 इज स्टैटिक, P मैच करेगा। और हमें पता है अगर ये एक चलेगा तो फिर ये M भी चलेगा, तो वो स्टैटिक नहीं होगा। तो C में मैच करना चाहिए S और P, ये लीजिए। और लास्ट D 1 kg, M1 1 kg, तो 1 का मतलब 10 इंटू 0.3 न्यूटन। D को यहां लिख रहा हूं मैं, मैक्सिमम 3 न्यूटन M1 पर। M2 पर कितना, M2 ले लीजिए आप कितना 3
30, 30 इंटू 0.4 12। तो अब की बार आपको पता है ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, ठीक है, और ये भी चलेगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों काइनेटिक, आर एंड सॉरी लास्ट जो है डी, उसमें अपने पास में क्या कंडीशन आई, डी में हमारे पास मास जो था वो है m1 है 1 kg, तो कितना 10 न्यूटन। ओके, तो हमारे पास में फाइनल जो आंसर आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग डी को अगर मैच करें तो डी में m1 1 kg 10 न्यूटन 3 न्यूटन मैक्सिमम होगा। यहां चेक करें 0.4 और हमें m2 लेना है कितना 3 मींस 30 इंटू 0.4 12। तो अब इस केस में m1 भी काइनेटिक होगा, m2 पर भी काइनेटिक होगा। तो देखिए m1 m2 r एंड s, यहां आई गेस मुझे लग रहा है ये q जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दे रहा है, बिकॉज यहां आना चाहिए r एंड s बोथ शुड बी काइनेटिक। ये थोड़ा एक मिस प्रिंटिंग हो सकती है आंसर में, ये थोड़ा आपने को देखना पड़ेगा। बाकी ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, लास्ट में जो है वो क्यू आर की जगह आर एस आना चाहिए, बिकॉज जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इस पर वो है 3 और इस पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो है 12। अगर मैं मास लेता हूं 1 और 3 तो उस केस में ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, m1 m2 दोनों ही क्या होंगे, मूविंग होंगे। तो इसको जो मैच करने वाले हैं दैट शुड बी आर एंड एस। तो वो ये आई गेस मिस प्रिंटिंग है, वो क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे हैं तो वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था। नेक्स्ट कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मींस 43rd क्वेश्चन देखिए, एन एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस इन स्पेस सैटेलाइट। ये हम सब जानते हैं क्योंकि mg जो है वो बैलेंस हो जाता है mv²/r से, और यू कैन से वेटलेसनेस होती है, ठीक है। सेकंड क्या है, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली इट डज नॉट एक्सपीरियंस ग्रेविटी। नो, फ्री फॉल का मतलब ही क्या होता है, फ्री फॉल का मतलब होता है व्हेन ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग, सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, जी से कोई चीज गिरती है उसको बोलते हैं फ्री फॉल। तो आपका स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, बट सेकंड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, एनिमेट ऑब्जेक्ट्स कैन एक्सेलरेट in the absence of the external force. Animate objects can accelerate in the absence of the external force. देखिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है वो हर टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होता है, चाहे वो सजीव वस्तुएं हो, एनिमेट हो, नॉन एनिमेट हो, किसी के लिए भी, ठीक है। मींस एक्सेलरेशन है तो एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, एंड न्यूटन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, यस इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो दोनों स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, दैट्स व्हाई आंसर विल बी सेकंड, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट, पावर डेवलप्ड इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज जीरो। नो, रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज हमें यह पता है कि पावर डेवलप्ड सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में होता है। अगर मान लीजिए स्पीड चेंज हो रही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पावर डेवलप करेगा, वो एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। वर्क डन इन सर्कुलर मोशन इज जीरो, हमेशा जीरो नहीं होता, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो वर्क डन होगा। सो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, आंसर सेकंड हो जाएगा इसका। थैंक यू सो मच।